देखें तो जैसे कोविड की आपदा है या अन्य जो भी विषय रहे हैं विगत कुछ समयों में जो वैश्विक स्तर पर आए हैं, उसमें हमने देखा है कि भारत ने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक बहुत ही ऊंची छलांग लगाई है और भारत आज के समय में आम जन जीवन को तकनीकी के माध्यम से बदलने की दिशा में विश्व का लीडर बनकर उभरा है। एक बड़ी प्रसिद्ध रिसर्चर संस्था है जिसने ये बताया है कि भारत ने विगत एक दशक में पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो प्रगति सुनिश्चित की है वह किसी अन्य देश के लिए बिना इन इंफ्रास्ट्रक्चर के 50 वर्ष का समय लगता ये प्रगति हासिल करने में। यदि मैं बात करूं फिनटेक कूटनीति की, तो भारत के द्वारा जो यूपीआई बनाया गया है, यूपीआई की मांग पूरी दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं उनके भीतर भी है। गूगल ने अमेरिका के सीनेट में, पार्लियामेंट में यह लेटर लिखकर दिया कि हमें भी यूपीआई, जैसे भारत ने यूपीआई विकसित किया उसी तरह से अमेरिका को भी अपने देश के अंदर कोई इस प्रकार का एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की सख्त आवश्यकता है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा फिनटेक कूटनीतिक विजय है कि अमेरिका जैसा देश अब भारत की नीतियों को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, जैसे मैं आपको कोविन की बात बताऊं, कोविन एक ऐसा, मतलब आप देखिए कि भारत की इतनी विपुल जनसंख्या है और कोविड जैसी स्थिति, जबकि पूरे दुनिया की जितनी भी व्यवस्थाएं, सप्लाई चेन थे और सोशल स्ट्रक्चर थे वो डैमेज हुए, उसमें बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हुए। ऐसे में भारत के द्वारा जहां पर इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड है और इतना बड़ा सोशल डिवाइड है एजुकेशनल लेवल पर भी, वहां पर कोविड नाम का एक ऐप बनाकर भारत सरकार ने जिस प्रकार से सबको मुफ्त में वैक्सीनेशन और भी सुचारू ढंग से सुनिश्चित किया, यह अपने आप में एक मिसाल है। और कोविन को जब देखा कि मानवता का कल्याण इससे हो सकता है, तो न केवल अपने देश अपितु भारत सरकार ने बहुत ही जल्द कोविड से मानवता के कल्याण के लिए अपना कोविन ऐप का जो कोड है उसको जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, जिससे कि दुनिया के अन्य देश भी इसको कोडिंग को लेकर और अपने लिए सुसंगत ऐप बनाकर अपने देश के अंदर भी लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में कार्य कर सके। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले हमने एक कोविड कॉन्क्लेव किया जिसमें देश, दुनिया के 140 देशों ने पार्टिसिपेट किया। अब आप इससे यह समझ सकते हैं कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत का कितनी बड़ी अहमियत पूरे विश्व में बढ़ चुकी है। और साथ ही आज के समय में जिस प्रकार से जैम के द्वारा, जैसे जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़कर जो एक आम जनता के बीच में आर्थिक क्रांति, आर्थिक समावेशन उनका किया गया है और आज के समय में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं हैं, वह पूरी दुनिया की निगाह इस पर है कि किस प्रकार भारत ये सारा कार्य कर रहा है और किस प्रकार से हमने एक क्रांतिकारी स्तर पर एक मोडस ऑपरेंडी के अंदर परिवर्तन किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और विकसित भारत को विकसित बनाने की दिशा में यदि क्रांतिकारी परिवर्तन की बात की जाए तो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं और उसी दिशा में हमारा ये एक हेल्थ इंटरफेस भी भारत सरकार लॉन्च कर रही है, यूएचआई, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत होगा और उसके द्वारा भी हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम एक क्रांति करेंगे। शिवेश जी, चूंकि आप टेक्नोक्रेट हैं, आप इन तमाम चीजों को बारीकी से जानते हैं, समझते हैं और इन तमाम जो इससे जुड़े हुए जो पहलू होते हैं उस पर आप अध्ययन करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर नफे का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं कि नफा और नुकसान ऐसी परिस्थितियों में साथ साथ भी चलते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेजेस हैं, इस तरह के जो लोग बैठे होते हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं खुद को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में आप भारत को कहां खड़ा देख रहे हैं कि हम नुकसान से निपट पा रहे हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर, उस तरह की एप्लीकेशंस हम डेवलप कर पा रहे हैं ताकि अच्छी खासी जो सिक्योरिटी की लेयर है वो खड़ी हो जाए इन सब चीजों के सामने? जी, तो देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही सही और उचित प्रश्न किया है कि जब हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो उनके कुछ अच्छे पक्ष होते हैं, साथ साथ उनके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। यदि मैं भारत जैसे देश की बात करूं और वहां पर जब हम टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है रोजगार का, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए आज के समय में भी रोजगार एक बहुत बड़ा
कह सकते हैं समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम बहुत सारे रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या में बेरोजगारी दर आज भी हमारे लिए एक चुनौती है। तो जब हम तकनीकी का समावेशन करते हैं तो जनरली क्या होता है कि यदि मैं डिजिटलाइजेशन की बात करूं ऑपरेशनल लेवल पे, तो आप ये मान के चलिए कि 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर, वैसे तो और का भी कर सकता है, लेकिन एक एवरेज मानिए कि जब हम एक टेक्नोलॉजी का शिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वो उसमें मानव आधारित जो नौकरियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, और उस ऑटोमेशन के जरिए कंपनियां कॉस्ट सेविंग तो करती हैं, लेकिन रोजगार के मामले में जहां पर टेक्नोलॉजी 100 रोजगार पैदा करती है तो ये एक सकारात्मक पक्ष है कि वो 1000 और औसत स्तर के ऑपरेशनल लेवल की नौकरियों को खत्म भी करता है। लेकिन पीछे दूसरा पक्ष यह भी है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक उच्च शिक्षित व्यक्ति को रोजगार प्रदान करती है और कम शिक्षित व्यक्ति के रोजगार को छीन लेती है। यह एक बहुत ही नकारात्मक पक्ष है, लेकिन उसका सकारात्मक पक्ष यह है कि यदि भारत चाहे तो बेहतर, जैसे कि मोदी जी के द्वारा जो कौशल विकास कार्यक्रम है उसमें तकनीकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जो ऐसे लोग हैं जिनको हम टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करके उनको बेहतर रोजगार की संभावना दे सकते हैं, वो उस विषय पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हमें भारत के अंदर यदि हम ग्लोबल टैलेंट पूल डेवलप करें तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी की समस्या है उससे समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात अब मैं बात करूं कि जैसे आपने कहा कि डेटा की बात, बिल्कुल यह सत्य बात है कि आज के टाइम में जिस प्रकार से आपने देखा है साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है, लोगों की गोपनीय जानकारियां चोरी हो रही हैं, और इस गोपनीय जानकारियों को चोरी करने में कोई आम छोटे मोटे चोर नहीं है, इसके पीछे पूरा एक संगठित तंत्र है जो यह कार्य करता है। तो लेट्स से यदि कल को भारत सरकार का कोई UIDAI है या कोई UHI की डेटा है, सबकी बीमारियों का या गोपनीय जानकारियां जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, वो चीजें मार्केट में कहीं लीक हो जाती हैं तो उससे बहुत बड़ा थ्रेट तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए या विश्वास करना चाहिए तंत्र पर कि हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दी सर्वर एंड सिक्योरिटी मीजर्स। और साथ ही कुछ दिनों पहले भारत सरकार के द्वारा एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी भी लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा भारत के भीतर की जो डेटा है वो जब ओवरसीज जाए, जैसे सर्वर के माध्यम से भी हम नहीं जानते कि हम अगर कोई सर्वर होस्टिंग लेते हैं या कोई अन्य ऐसी सर्वर सेवाएं लेते हैं तो कई बार उसके जो सर्वर होते हैं वो यूएस में या अदर कंट्रीज में आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब कोई भी डेटा ओवरसीज भी जाती है इंक्लूडिंग किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेडार में है वो, और साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे डेटा सिक्योरिटी मेजर्स को भी फॉलो कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश की डेटा बाहर ना जाए और उसका कोई ऐसा दुष्प्रयोग ना हो जो हमारे देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पर इफेक्ट करे या फिर आम जनता की सूचनाओं का कोई व्यापारिक लाभ ले सके। यही कारण है कि सरकार अभी गूगल जैसे, फेसबुक जैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी बड़े ही सख्त कदम उठाया है, और अभी सरकार का पूरा मूड है कि हम डेटा इंटीग्रिटी के मामले में देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएं। जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में या अमेरिका में इस तरह के जो प्रोटेक्शन राइट्स हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के, GDPR है और इस तरह से जो अन्य रूल रेगुलेशन